हेलो गाइस, इस वीडियो में हम औद्योगिक रुग्णता देखेंगे। औद्योगिक रुग्णता क्या होती है? देखो, औद्योगिक रुग्णता आपको औद्योगिक से पता चल रहा है कि ये उद्योगों से संबंधित है। और रुग्ण का मतलब कुछ बीमारी, कुछ घाटा, कुछ बंद होना, इस तरह से लगाया जाता है। यानी कि रुग्णता मतलब औद्योगिक जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो बीमार हैं, वो बंद होने जा रही हैं और उनमें क्या हो रहा है, वो घाटे की स्थिति चल रही है। इसी को हम रुग्णता कहते हैं। देखो यहाँ पर सामान्यतया औद्योगिक रुग्णता से आशय औद्योगिक इकाइयों से लगाया जाता है, परंतु यह उपयुक्त नहीं है। औद्योगिक रुग्णता से आशय किसी भी औद्योगिक इकाई के घाटे में चलने से है। औद्योगिक रुग्णता का आशय क्या है? किसी भी औद्योगिक इकाई के घाटे में चलने से है। औद्योगिक रुग्णता के संदर्भ में दो परिभाषाएं प्रचलन में है। एक तो है संशोधित कंपनी अधिनियम 2002 के अनुसार। उसने क्या कहा था? इसके अनुसार है कि किसी भी ऐसी कंपनी को रुग्ण कंपनी कहा जाता है जिसका पिछले 4 वर्षों से किसी एक ही वर्ष में या एक से अधिक वर्षों में मिलाकर उसका कुल घाटा उसके शुद्ध पूंजी के 50% या उससे अधिक हो। देखो, ये संशोधित कंपनी अधिनियम 2002 था। इसने कहा था कि हम किसी भी कंपनी को रुग्ण कंपनी जब कहेंगे, यानी कि घाटे की कंपनी जब कहेंगे, जब उसका लगातार 4 वर्षों से या फिर किसी एक से अधिक वर्षों से उसका जो कुल घाटा है वो शुद्ध पूंजी का, यानी कि जो उसे शुद्ध पूंजी प्राप्त हुई है उससे उसका घाटा 50% अधिक है। यानी कि उसे मान के चलो 1 रुपया प्राप्त हुआ है तो 1 का 50% 50 रुपए उसका घाटा हुआ है। इसको हम रुग्ण कंपनी कहेंगे, घाटे की कंपनी कहेंगे, बीमार कंपनी कहेंगे, बंद होने वाली कंपनी कहेंगे। ओके, ये था संशोधित कंपनी अधिनियम 2002 के अनुसार। फिर एक और परिभाषा दी गई थी आरबीआई के अनुसार कि किसी भी ऐसी कंपनी को रुग्ण कंपनी कहा जाएगा जिसने पिछले 3 लगातार तिमाहियों मतलब 3 महीनों से लगातार 3 महीनों से अपनी किस्तों की अदायगी नहीं की हो। यानी कि देखो, कोई भी कंपनी होती है वो ऋण लेकर के अपना व्यापार करती है और बड़ा व्यापार कर सकती है ना ऋण लेकर के। देखो, कोई भी कंपनी होती है, मुकेश अंबानी, अडानी, आप क्या समझते हैं इनके पास इतना पैसा है कि इनके पास ऋण नहीं है? इनके पास भी ऋण है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि हमारे पास जितना ऋण है उतना तो हमारे पास है ही, लेकिन अगर हम और ऋण लेकर के पैसा ले लें, ठीक है, तो हम और अपनी कंपनी को बढ़ा कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपने पैसे को तो लगाते ही हैं, जो इनके पास पूंजी होती है ऋण लेकर के और पैसा लगाते हैं। सभी कंपनियों की बात होती है ये। तो वही है कि ऐसी कंपनी रुग्ण कंपनी कहा जाएगा जो लगातार 3 तिमाहियों से अपनी किस्तों की अदायगी नहीं कर पा रही हो। 2 औद्योगिक परिभाषाएं हो गई रुग्णता की। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं औद्योगिक रुग्णता के कारण क्या हैं। क्यों घाटे में जाती हैं कंपनियां? क्यों उन पर क्यों घाटे में जाती हैं? क्यों बंद हो जाती हैं? क्यों बीमार हो जाती हैं कंपनियां? तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है आंतरिक कारण और दूसरा है बाह्य कारण। आंतरिक कारण में कौन सा है? कुशल प्रबंधन तंत्र का अभाव। कोई कंपनी है उसमें कुशल प्रबंधन तंत्र नहीं है, बस ऐसे ही चल रही है, कोई उसमें कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई भी उसका उद्देश्य नहीं है उस कंपनी को ले जाकर, तो कुशल प्रबंधन तंत्र का अभाव। दूसरा है प्रभावपूर्ण नीतियों की कमी। उसके पास कोई ऐसी नीतियां नहीं है, बस बना दिया चल रहा है, कोई भी प्रभावपूर्ण नीति नहीं है। आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था का प्रभावी न होना। कोई भी देखरेख करने वाला नहीं है कि कैसा निरीक्षण हो रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, काम हो रहा है तो गुणवत्तापूर्ण हो रहा है, फिर ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, फिर होता है आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था का प्रभावी न होना। आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था का भी प्रभावी न होना। लागत नियंत्रण केंद्रों का प्रभावपूर्ण तरीके से काम न करना। जो लागत नियंत्रण केंद्र हैं उनका भी प्रभावपूर्ण तरीके से काम न करना, यानी कि जो लागत को नियंत्रण कर रहे हैं वो भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। बाजार दशाओं का अध्ययन कर पाने में विफलता। अगर कोई भी कंपनी बाजार को देख करके अपना उत्पादन नहीं कर रही है, वो बाजार का ध्यान नहीं रख पा रही है, तो वो भी कंपनी घाटे में चली जाएगी। उपयुक्त उत्पादन नीति का अभाव। अगर किसी कंपनी के पास उत्पादन नीति नहीं है कि भाई हमें कितना उत्पादन करना है, डिमांड क्या है बाजार की, उस आधार पर भी जब कोई कंपनी ध्यान नहीं रखती है तो ये भी एक सबसे बड़ा आंतरिक कारण होता है। फिर है विपणन, यानी कि मार्केटिंग नीति का प्रभावपूर्ण न होना। उस कंपनी का मार्केटिंग नीति कुछ प्रभावपूर्ण नहीं है, तो देख सकते हैं कुशल प्रबंधन, प्रभावपूर्ण नीतियों की कमी, आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था का प्रभावी न होना, आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था का प्रभावी न होना, लागत नियंत्रण केंद्रों का प्रभावपूर्ण न होना, बाजार दशाओं का अध्ययन कर पाने में विफलता, उपयुक्त उत्पादन नीति का अभाव।
मतलब कोई भी उत्पादन नीति नहीं है, विपणन नीति का प्रभाव पूर्ण न होना, तो ये सारे कारण हैं, आंतरिक कारण, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी औद्योगिक रुग्ण कंपनी बन जाती है। यानी कि कोई भी औद्योगिक कंपनी है वो रुग्ण कंपनी बन जाती है, यानी कि घाटे में चलने वाली कंपनी कैसे बन जाती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बैंक दिवालियां होती हैं वो क्यों होती हैं, इन्हीं सभी कारणों से होती हैं। जो हम बैंकों पे लगा रहे हैं वो हम जो हम औद्योगिक कंपनियों पे लगा रहे हैं वो हम बैंकों पे भी तो लगा सकते हैं, तो एक सेम ही कारण होते हैं। फिर है श्रमिकों के प्रशिक्षण का पर्याप्त व्यवस्था न होना, श्रमिक की प्रशिक्षण नहीं है, उनको प्रशिक्षण अच्छे से नहीं दिया जा रहा है। प्रबंधक और श्रमिकों की संबंधों का अच्छा न होना, प्रबंधक अलग चल रहा है, श्रमिक अलग चल रहा है, तो कैसे होगा काम, नहीं हो पाएगा, है ना। फिर यहाँ पर देख सकते हैं वित्तीय संसाधनों की कमी, वित्तीय संसाधनों की यहाँ पर कमी होती है। ठीक है, क्या होती है, वित्तीय संसाधनों की जब कमी होती है तब भी कोई भी कंपनी घाटे में चली जाती है। आंतरिक आधारिक संरचना का पर्याप्त व गुणवत्तापूर्ण न होना, उसके पास ऐसी संरचना नहीं है, गुणवत्तापूर्ण संरचना नहीं है। प्रतिस्पर्धा के अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन न ला पाना, प्रतिस्पर्धा के अनुसार भी तो अपनी नीतियों में परिवर्तन लाना चाहिए कि डिमांड क्या है, आखिर उसके आधार पर भी तो देखना चाहिए, उसका न कर पाना। शोध एवं विकास कार्यों में कमी, शोध न कर पाना, सिर्फ एक ही ढर्रे पे चले जाना, तो ये सारे क्या होते हैं, आंतरिक कारण होते हैं किसी भी कंपनी के घाटे में चलने के। ओके, रुग्ण का मतलब है क्या, घाटा, बीमार कंपनी कह सकते हैं हम उसे। ठीक है, घाटे कंपनी कह सकते हैं। बाह्य कारण क्या होते हैं, सरकार की कर नीति और कर प्रणाली, सरकार ज्यादा टैक्स लगा रही है, कोई भी कंपनी कमा 50 रुपए रही है, उसका 30% क्या कर रही है, सरकार टैक्स ले रही है, तो सरकार की कर नीति और कर प्रणाली भी एक बाह्य कारण होती हैं। कंपनी घाटे में जब भी चली जाती हैं। बढ़ती हुई मुद्रास्फीति, महंगाई ज्यादा है, कोई भी सामान आप बना रहे हो, ठीक है, उसे अगर देखो आप कोई भी सामान बना रहे हो, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी करते हो तो आप ज्यादा पैसे लगाओगे, अगर क्वालिटी गंदी रखते हो तो कम पैसे लगाओगे, फिर आपका वो बिकेगा नहीं, जब बिकेगा नहीं तो रखा रखा खराब हो जाएगा, उससे वैसे घाटे में चले जाओगे आप। और आपका माल ज्यादा बिक नहीं पा रहा है लेकिन आप क्वालिटी उसकी अच्छी दे दो तब भी आप घाटे में चले जाओगे। तो बढ़ती हुई मुद्रास्फीति भी एक बहुत बड़ा कारण होती है। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा भी, भाई अच्छा प्रोडक्ट कौन बनाएगा, उसका ही प्रोडक्ट बिकेगा, तो प्रतिस्पर्धा भी, कंपटीशन होता है, उसकी वजह से भी कंपनियां घाटे में चली जाती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जो अच्छी क्वालिटी देगा उसी का प्रोडक्ट बिकेगा। प्राकृतिक घटनाक्रम, कभी होता है कि आप अपने सामान को लेके आए, बारिश में भीग गया, आंधी में उड़ गया, ठीक है, इस तरह से, तो उसको भी आपको झेलना पड़ेगा, फिर भी आप अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाओगे भाई, है ना। फिर होता है, हमने 2 कारण देख लिए कि क्यों कंपनियां घाटे में जाती हैं, एक आंतरिक कारण देखा, एक बाह्य कारण देखा। फिर है औद्योगिक रुग्णता के प्रभाव क्या होते हैं। जब औद्योगिक रुग्णता, मान लो कोई भी कंपनी घाटे में चली गई तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। देखो यहाँ पर औद्योगिक रुग्णता की समस्या है वो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख समस्या है। औद्योगिक रुग्णता के कारण न केवल सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं बल्कि इसके कारण क्या होती हैं, सामाजिक गैर प्रशासनिक समस्याएं, यहाँ पर है, इसके कारण सामाजिक और प्रशासनिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। सिर्फ ये आर्थिक समस्या से संबंधित नहीं है बल्कि इसके कारण क्या होता है, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। भाई समाज को अच्छा सामान नहीं मिल पाएगा तो अन्य प्रकार से वो बीमार हो जाएगी। प्रशासन को भी सचेत होना पड़ेगा कि भाई ये किस क्वालिटी का सामान बना रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, है ना। तो प्रशासनिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं जिसके फलस्वरूप कानून एवं व्यवस्था के लिए चुनौती उत्पन्न होती है। और आर्थिक रुग्णता के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभाव निम्नवत हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखो, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल न मिलना, जो इसने पूंजी लगाई है, जब भी इसका प्रभाव क्या होगा, जब भी कोई घाटे में चली जाएगी तो जो उसने पूंजी लगाई है उसका प्रतिफल मिलेगा उसे, उसका लाभ मिलेगा उसे। अब जब भाई जो पूंजी लगा दी उसने और कंपनी घाटे में चली गई तो वो लाभ कैसे कमा पाएगा। सरकार को कम कर राजस्व की प्राप्ति की होना, जब कोई कंपनी लाभ नहीं कमाएगी तो टैक्स कहां से देगी, तो सरकार को कम कर राजस्व प्राप्त होगा। बेरोजगारी में वृद्धि, जब कोई कंपनी घाटे में चली जाएगी तो बैठा के थोड़े ना खवाएगा कंपनी का मालिक, जो वहां पर वर्कर लगे हैं, तो बेरोजगारी में वृद्धि होगी, उन्हें निकाल देगा जो भी वर्कर लगे होंगे। बेरोजगारी में वृद्धि होगी, श्रमिक आंदोलनों को बढ़ावा मिलेगा, फिर श्रमिक हैं वो आंदोलन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से
यहाँ पर देख सकते हैं श्रमिक आंदोलन करेंगे, फिर प्रबंधकों और श्रमिकों में संघर्ष को उत्पन्न, प्रबंधकों और श्रमिकों में फिर संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। जब आंदोलन करेंगे तो ये रोकने की कोशिश करेंगे, जब प्रबंधक रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। बैंकों की साख क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा, बैंकों को क्या नहीं मिल पाएगा, उनको साख नहीं मिल पाएगी। सरकार की राजकोषीय स्थिति पर दबाव पड़ेगा, भाई टैक्स नहीं मिल पाएगा तो टैक्स से ही तो देश चल रहा है, जब टैक्स नहीं मिलेगा तो राजकोषीय स्थिति पर दबाव पड़ेगा। सामाजिक कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जब टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार सामाजिक नीतियां कैसे चलाएगी समाज के लिए, जो निम्न वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उनके लिए कैसे नीतियां चलाएगी, तो सामाजिक कल्याण पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर औद्योगिक रूढ़ता की समस्या की समाधान में उठाए गए सरकार द्वारा कदम। 1981 में औद्योगिक रूढ़ता की समस्या पर विचार करने के लिए तिवारी समिति का गठन किया गया, जिसने अपने प्रतिवेदन में औद्योगिक रूढ़ता के संदर्भ में एक विशेष कानून बनाने तथा वित्तीय संस्था बनाने का सुझाव दिया था। इन्होंने कहा था कि भाई आप क्या करो, आप विशेष कानून बनाओ और एक विशेष वित्तीय संस्था बनाओ। फिर तिवारी समिति की सिफारिशों के आधार पर रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए IRBI की स्थापना की गई, यानी कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, जिसका नाम 1997 में बदल करके IIBIL कर दिया गया था, यानी कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया था। किसका नाम? IRBI का नाम, यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड कहते हैं। इसका मुख्यालय कोलकाता में बनाया गया था। फिर 1985 में भारतीय संसद द्वारा सीका, यानी कि सीका 1985 में, जिसे सिख औद्योगिक कंपनी अधिनियम कहा गया था, सिख औद्योगिक कंपनी अधिनियम यानी कि सिख इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट 1985 बनाया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मई 1987 में BIFR का गठन किया गया। इसी अधिनियम के तहत, ठीक है, किया गया था, BIFR का गठन किया गया, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि इसे औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड कहा जाता है। 1985 में किया गया। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि 1993 में ओंकारनाथ समिति का गठन किया गया। फिर यहाँ पर औद्योगिक रूढ़ता के संदर्भ में एक दूसरी समिति बनाई गई, जिसने BIFR के अधिकारों में कटौती करने, यानी कि जो अभी ये BIFR बनी थी 1985 में, ठीक है, उसमें क्या है, उसके अधिकारों में कटौती करने और रूढ़ता की नई परिभाषा देने का सुझाव दिया, परंतु इसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। ओंकारनाथ समिति, तो पहले तिवारी समिति आई, तिवारी समिति ने कहा क्या किया कि विशेष कानून बनाओ और एक विशेष वित्तीय संस्था बनाओ। तिवारी समिति के आधार पर ही क्या बनाया गया, वित्तीय संस्था देने के लिए IRBI की स्थापना की गई, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, जिसका नाम 1997 में IRBIL कर दिया गया था, यानी कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड कर दिया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता में बनाया गया था। फिर 1985 में सीका बनाया गया। 1985 के अधिनियम के अनुसार ही 1987 में BIFR का गठन किया गया, औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। फिर 1993 में ओंकारनाथ समिति बनी। इसने कहा था कि आप BIFR के मतलब इसके अधिकारों में कटौती करो, तो फिर इसके अधिकारों में कटौती की गई और इसने कहा कि आप रूढ़ता की एक नई परिभाषा दो, परंतु इसकी सिफारिशों को जारी नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर वर्ष 2000 में कंपनियों की बढ़ती हुई दिवालियापन को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बालकृष्ण इराड़ी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसने रूढ़ता की नई परिभाषा देने, BIFR CLB को समाप्त करने, इसे NCLT राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल बनाने की घोषणा की थी, यानी कि बनाने की सहमति दी थी कि आप ये बनाओ, सिफारिश की थी। यानी कि BIFR और CLB को तो समाप्त कर दो और रूढ़ता की एक नई परिभाषा दो और NCLT का गठन करो, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण बनाने का सुझाव दिया। वर्ष 2002 में कंपनी अधिनियम में संशोधन करके रूढ़ता की नई परिभाषा दी गई और BIFR और CLB का भंग करके एक NCLT का गठन कर दिया गया। ठीक है, नेशनल, यहाँ पर देख सकते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का।
जिसे हम राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण कहते हैं, इसका गठन कर दिया गया। यह है क्या एनसीएलटी। एनसीएलटी का गठन वर्ष 2002 में एक संविधिक संस्था के रूप में किया गया, जिसका मुख्य कार्य कंपनियों की रुग्णता के संदर्भ में निर्णय लेना कि कौन सी कंपनी रुग्ण चल रही है तथा कंपनियों के विवादों का निपटारा करना। इसकी सिफारिशों पर IIBL द्वारा रुग्ण कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगर कोई भी कंपनी रुग्ण चलती है, पहले तो ये पता लगाती है कौन सी कंपनी रुग्ण चल रही है, फिर क्या किया जाता है IIBL द्वारा उस कंपनी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पर जब उसे वित्तीय सहायता उपलब्ध करा दी जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, इसका अपीलीय न्यायालय दिल्ली में होगा। मतलब अगर कोई भी रुग्ण होती है कंपनी तो उसके लिए न्यायालय भी बनाया गया है दिल्ली में, जिसकी 10 ब्रांच हैं। ठीक है, तो एनसीएलटी है, अपीली न्यायालय हाई कोर्ट होगा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा। एनसीएलटी जाओ, उसके बाद अब हाई कोर्ट में जा सकते हो, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इस तरह से इसके लिए किया गया था। ठीक है, तो ये हमने देखा इस वीडियो में कि रुग्णता क्या है, रुग्णता के कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने देखा था यहाँ पर रुग्णता क्या है। फिर हमने रुग्णता के संदर्भ में 2 परिभाषाएं थी। एक थी संशोधित कंपनी अधिनियम 2002 के माध्यम से, और एक आरबीआई द्वारा दी गई थी। इसके द्वारा दी गई थी, कोई भी अपनी पूंजी के, शुद्ध पूंजी के 50% अधिक उसका घाटा है तो वो कहलाएगी। इसने कहा था कि 3 लगातार तिमाहियों से किस्तों की अदायगी नहीं कर पा रही हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम रुग्ण कंपनी। फिर रुग्णता के कारण देखे, आंतरिक और बाह्य कारण देखे थे हमने। फिर रुग्णता के प्रभाव देखे थे यहाँ पर कि क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा था कि औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। यहाँ पर तिवारी समिति बनी, इसकी सिफारिशें आई, इसकी सिफारिशें लागू हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, ओंकारनाथ समिति बनी, इसने सिफारिशें दी, लेकिन इसकी सिफारिशों को जारी नहीं किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2000 में फिर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने एक नई परिभाषा देने को कहा, और BIFR और CLB को समाप्त करके NCLT बनाने का निर्णय लिया, यानी कि आदेश दिया। फिर उसके बाद NCLT का गठन किया गया, और NCLT क्या है ये यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो मुख्यालय है ये जो 2002 में स्थापित हुई थी, ये एक संविधिक कंपनी है। संविधिक क्या होती है, मैंने ये बता रखा है कि संविधिक कंपनियां कौन सी होती हैं। ठीक है, तो इसका जो ये एक अपीली न्यायाधिकरण होगा और इसकी 10 ब्रांच होंगी, वो इस तरह से होंगी। ओके, अगर कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, धन्यवाद।